हाय बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिस्टर मेट्योर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर का वीडियो नंबर 9, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपाइड। उसका एप्लीकेशन देखेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कोसाइन लॉ पढ़ेंगे। कोसाइन लॉ जो है बच्चों एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री में भी आपको पढ़ना होता है। मैंने बच्चों आपको लैमिस थ्योरम में साइन लॉ पढ़ा चुका हूं। वहां पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था L² + M² + N² = 1, तो उसको भी प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं बच्चों, हेडिंग लगा लो, पैरेललेपाइड। अब जैसा नाम से लग रहा है बच्चों कि इसका कुछ पाइप जैसा स्ट्रक्चर होगा, बट इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दिस इज पैरेललेपाइड। ये एक 3D स्ट्रक्चर है। अब ये वर्ड जो है बच्चों पैरेललेपाइड, ये एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके सारे फेसेस एक पैरेललोग्राम होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? जिसके सारे फेसेस एक पैरेललोग्राम होते हैं। तो पैरेललेपाइड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों जो एक 3D स्ट्रक्चर है और इसके सारे फेसेस एक पैरेललोग्राम होते हैं। जैसे क्यूब को ले लो। क्यूब के सारे फेसेस कैसे होते हैं बच्चों? स्क्वायर होते हैं। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं और उसके सारे फेसेस एक स्क्वायर होते हैं। और ये एक 3D स्ट्रक्चर है। उसी तरह ये भी पैरेललेपाइड एक 3D स्ट्रक्चर है और इसके 6 फेसेस होते हैं। कौन कौन से फेसेस? फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम और दोनों साइड के। ठीक है, 6 फेसेस है। इसके सारे फेसेस एक पैरेललोग्राम होते हैं। अब सपोज दिस इज क्यूब है, आपके घर में डब्बा होगा, तो डब्बे को आप क्या करोगे कि थोड़ा सा ऊपर से पुश कर दो, तो कैसा होता है ये डब्बा? ये थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा। तो उसी तरह ये टिल्ट करके पैरेललेपाइड जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। समझ में आया? जैसे इसके एक फेस को लेते हैं, ये फेस को उठा लो, ये वाला फेस, तो ये क्या है बच्चों? एक स्क्वायर है। इसको मैंने यहां से थोड़ा सा पुश कर दिया, तो ये कैसा बनेगा? पैरेललोग्राम जैसा हो जाएगा। और ये इसका फेस है, देखो ये वाला फेस। तो पैरेललेपाइड का एक बहुत ही सिग्निफिकेंस है कि इसके सारे फेसेस एक पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकालना सीखते हैं बच्चों। जैसे ही मैंने आपको बोला कि ये एक 3D स्ट्रक्चर है, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि 3D स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकल सकता है। या फिर जब मैं वॉल्यूम की बात करूं कि इसका वॉल्यूम निकालेंगे, कोई स्ट्रक्चर है जिसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि मैं कोई 3D स्ट्रक्चर की बात करने वाला हूं। क्या 2D स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। 2D स्ट्रक्चर का वॉल्यूम नहीं निकल सकता है। जैसे स्क्वायर ही ले लो, क्या आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। इसका एरिया निकाल सकते हो, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या जरूरी है कि 3 साइड्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तभी उसका वॉल्यूम निकल सकता है। तभी इसमें कुछ डाल सकते हो, कुछ सामान। ठीक है, अब देखते हैं इसका वॉल्यूम निकालना। अब बच्चों किसी भी 3D स्ट्रक्चर, जैसे एक 3D स्ट्रक्चर ले रहा हूं, सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसमें इसका रेडियस दिया हुआ है r और इसकी हाइट दी हुई है h। तो इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालते थे? बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया इसका क्या होगा? πr² इनटू हाइट h। ठीक है, क्या इसी तरह क्यूबाइड का भी हम करते हैं? बेस एरिया a इंटू बी इंटू हाइट a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, उसी तरह क्या इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं? तो देखो इसका बेस एरिया लेते हैं, दिस इज बेस एरिया। अब ये बेस एरिया में बच्चों मैंने आपको बताया कि पैरेललेपाइड का सारा फेस एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो ये बेस एरिया हम निकाल सकते हैं। पैरेललेपाइड का सारा फेसेस जैसे पैरेललोग्राम होता है, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बच्चों? a क्रॉस b होता है। सपोज दिस इज वेक्टर a, ये इसमें वेक्टर a है, दिस इज वेक्टर b एंड दिस इज वेक्टर c। इसमें मैंने तीनों साइड्स इसके ले लिए। अब अगर ये पैरेललोग्राम है, इफ दिस इज पैरेललोग्राम, ये वाला देखो स्ट्रक्चर, ये पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया क्या होगा? a क्रॉस b का मॉड। मैंने बताया था पिछले क्लास में। चलो अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम होता है बच्चों एरिया इंटू हाइट। तो पैरेललोग्राम का एरिया तो पिछले क्लास में देख चुके हैं,
कि ए क्रॉस बी का मॉड होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब हाइट यहां पे क्या लें? क्या ये सी हाइट ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये टिल्टेड है। ये देखो, ये टेढ़ा है, टिल्टेड है। ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी मुझे, तो इसको हमने एक्सटेंड किया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया और यहां से एक ड्रॉप किया परपेंडिकुलर। सपोज दिस इज एच, तो ये हाइट हमें लेनी है। दिस एरिया इनटू दिस हाइट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। सही बात है। एरिया किसका? ये पैरेललोग्राम का लिख दिया हमने, और इसकी हाइट ये लेनी पड़ेगी। तो बच्चों, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इफ दिस इज सी, तो ये सी कॉस थीटा होगा। एच की जो वैल्यू होगी वो सी कॉस थीटा होगा। कैसे समझते हैं? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैंने उठा के यहां पे रख दिया। ये एंगल 90 डिग्री, दिस इज थीटा, दिस इज सी। अब कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? सपोज दिस इज एच, हमने लिया था यहां पे, माना था एच, तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एच अपॉन सी। तो एच क्या हो गया बच्चों? सी कॉस थीटा। यहां पे सी क्या है? इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पे हाइट की जगह हम सी कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को यहीं पे रहने दो, एक नई चीज बता रहा हूं बच्चों। ए क्रॉस बी जब हम करेंगे, ए क्रॉस बी, तो वो क्या आएगा? देखो, ए से बी के तरफ अपवर्ड डायरेक्शन, ए से बी के तरफ, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। तो क्या ये वाला जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर ए के भी है और बी के भी है? तो ये जो एच हमने लिया, इसको क्या हम बोल सकते हैं? ए क्रॉस बी, और इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, बोल सकते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए क्रॉस बी किया हमने, तो ये देखो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आया, तो दिस इज ए क्रॉस बी। अब इसको यहां पे बना लेते हैं, ये हो गया बच्चों ए क्रॉस बी, और ये हो गया वेक्टर सी, जो इसका पैरेलल पाइप का एक साइड दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। अभी इसकी बात छोड़ दो, इसको भूल जाओ, बस इसको ध्यान दो। इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो डॉट प्रोडक्ट करते समय क्या ध्यान देना चाहिए बच्चों? कि दोनों वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होगा? एक वेक्टर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? रिजल्ट, एक वेक्टर आता है। तो दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर, दोनों का टेल से टेल ज्वाइन करना चाहिए, ताल से ताल का ज्वाइनिंग होना चाहिए, टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए। तो ये देखो टेल टू टेल ज्वाइन है, सी का टेल और ए क्रॉस बी का टेल। ठीक है, उन दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल ले लिया थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ए क्रॉस बी का मॉड सी का मॉड कॉस थीटा, यही एक्सप्रेशन होगी। अब क्या ये एक्सप्रेशन यहां से मैच कर रहा है? देखो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, सी क्या है? मैग्नीट्यूड है, यहां मैग्नीट्यूड है, सी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉस थीटा। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं ऐसे? यस, लिख सकता हूं। तो ये हो गया बच्चों ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, यहां पे ये डॉट प्रोडक्ट है, दिखाई दे रहा है डॉट आपको? तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेलल पाइप। समझ में आया बच्चों? तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज बॉक्स ऑफ ए बी सी। इसको बोलते कैसे हैं बच्चों? बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब इसका क्या मतलब है समझाता हूं, पहले इतना नोट कर लो। नोट कर लिया? मिटा दूं? बच्चों, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम आया हमारे पास बॉक्स ऑफ ए बी सी। अब इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं बताता हूं मैं।
ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसे लिखा था हमने इसको। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, साइक्लिक ऑर्डर में इसको चलना, ए बी सी, फिर ए कर दो, फिर बी कर दो, ऐसे लिख दो साइक्लिक ऑर्डर में। अब इसको क्या क्या लिख सकते हैं देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी डॉट ए, बी क्रॉस सी डॉट ए। फिर इसको ये भी लिख सकते हो आप, सी क्रॉस ए डॉट बी, ठीक है। बॉक्स ऑफ एबीसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में एक चीज बताई थी कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, बट डॉट प्रोडक्ट होता है। तो क्या कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब है, थोड़ा सा बता दे रहा हूं बच्चों। अगर ए डॉट बी ये है तो सेम वैल्यू आएगी बी डॉट ए का, ठीक है। इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C डॉट ए क्रॉस बी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको स्विच कर दिया, स्विच कर दो, ठीक है, C इधर और ए क्रॉस बी उधर। क्या मैं इसको भी लिख सकता हूं ऐसे, A डॉट बी क्रॉस सी, क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख दो, दोनों सेम चीज है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। और इन सब को बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो, बॉक्स ऑफ एबीसी। बॉक्स ऑफ एबीसी का मतलब ही है साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। देखो ए बी सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, यहां पे देखो बी क्रॉस सी डॉट ए, फिर देखो सी क्रॉस ए डॉट बी, यहां पे सी क्रॉस ए डॉट बी। अब मैंने इसको स्विच कर दिया क्योंकि हम कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं डॉट प्रोडक्ट में। अब यहां देखो, यह साइकिल जो है यहां पे भी फॉलो हो रहा है। देखो सी ए बी, सी ए बी, फिर यहां पे ए बी सी तो ए बी सी, फिर यहां पे देखो बी सी ए तो बी सी ए, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपाइड। अब इसका एक एप्लीकेशन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको जब 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, 4 वेक्टर्स दिए गए हैं, वो को प्लानर हैं कि नहीं है उसको चेक करने के लिए। तो इतना नोट कर लो, फिर बताता हूं। मिटाओ, हेडिंग लगाओ बच्चों, टू चेक फॉर 3 वेक्टर्स टू बी कोप्लानर। अब कोप्लानर का मतलब क्या है बच्चों, कि एक प्लेन में तीनों वेक्टर हैं कि नहीं है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। तो कोप्लानर का मतलब होता है कि एक प्लेन में तीनों वेक्टर हैं कि नहीं। सपोज दिस इज अ प्लेन, ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन है, ये कोई प्लेन है ऐसे, ठीक है। इसमें एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है। ये 3 वेक्टर है, तीनों इसी प्लेन में है, तो इसको बोलेंगे ये कोप्लानर है, ठीक है। इसको चेक कर सकते हैं इसके वॉल्यूम वाले एप्लीकेशन से। कैसे कर सकते हैं समझते हैं इसको। अब मैं आपसे बोल दूं बच्चों कि क्या 2 वेक्टर, सबसे पहले ये समझते हैं कि यहां 3 वेक्टर लिखा हुआ है, क्या 2 वेक्टर्स कोप्लानर नहीं होंगे? 2 वेक्टर्स की मैंने बात क्यों नहीं की? ये सब सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो बच्चों 2 वेक्टर हमेशा कोप्लानर होते हैं, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लानर होते हैं। कैसे? अब आप मेरे से पूछोगे, तो इसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ये वेक्टर एक है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के प्लेन में है कि नहीं है। इसको इधर रख दिया मैंने, प्लेन में है, इधर रख दिया प्लेन में, तो हमेशा 2 वेक्टर एक प्लेन में होंगे। क्या मैं बोल रहा हूं कि 2 वेक्टर हमेशा प्लेन में होते हैं, हमेशा एक प्लेन में होते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है, सपोज दिस इज अ वेक्टर, ठीक है। ये एक वेक्टर दे, क्या ये एक प्लेन में है? एक प्लेन ऐसे बनाओगे ऐसे, तो ये और ये दोनों एक प्लेन में आ जाएंगे। इधर लिया मैंने एक प्लेन में, इधर लिया एक प्लेन में, तो 2 वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं। तो एक चीज नोट कर लो बच्चों, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, ठीक है। इसीलिए मैंने बच्चों यहां पे 3 वेक्टर की बात की।
3 वेक्टर, फिर 4 वेक्टर का भी देखेंगे, तो अभी 3 वेक्टर का समझते हैं। अब मैंने जैसे इसका वॉल्यूम बताया था बच्चों, दिस इज बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब ए और बी दो वेक्टर की बात कर रहे हैं अभी, तो दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे, ए और बी, ये दोनों वेक्टर एक प्लेन में है। देखो ये जो बॉटम वाला प्लेन है इसी प्लेन में है, बट सी वेक्टर जो है वो उठा हुआ है, वो एक प्लेन में नहीं है। तो 3 वेक्टर्स की बात करते हैं बच्चों, तो 3 वेक्टर्स एक प्लेन में हो भी सकते हैं, इसका मतलब है कि कोप्लानर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। तो हो कब सकता है बच्चों, जैसे सपोज ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, इस पे मैंने एक वेक्टर ऐसे रख दिया, एक वेक्टर ऐसे रख दिया, एक वेक्टर ऐसे रख दिया, तो ये देखो तीनों व्हाइट बोर्ड प्लेन में है, तो ये कोप्लानर है 3 वेक्टर। बट ये 3 वेक्टर कब कोप्लानर नहीं होंगे, जब देखो ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है और सी वेक्टर उठा हुआ है, तो ए और बी तो एक प्लेन में हो जाएंगे, दो वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन में रहेंगे, बट तीसरा वेक्टर जो है उस प्लेन में नहीं है। ए और बी जो है एक प्लेन में है, जो बॉटम प्लेन है, सी वेक्टर जो है वो उठा हुआ है और वो 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। क्या मैं बोल रहा हूं कि सी वेक्टर जो है वो इस प्लेन में नहीं है, वो उठ गया है और एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। जब 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो उसका वॉल्यूम होगा बच्चों, समझ में आ रही है बात। अगर ये सी वेक्टर, सपोज ये सी वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, सी वेक्टर अगर यहां से ऐसे, ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है, सपोज दिस इज ये वाले प्लेन में, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे, ये तो मैं बता चुका। तीसरा वेक्टर भी अगर इसी प्लेन में होता, सी वेक्टर भी इसी प्लेन में होता, तो क्या ये पैरेललेपाइड फॉर्म होता? नहीं होता। जब ये पैरेललेपाइड फॉर्म नहीं होता तो उसका वॉल्यूम कितना होता? 0 0, बॉक्स ऑफ एबीसी 0 होता। समझ में आई बात। ये सी वेक्टर इस प्लेन में नहीं है, ये उठ गया है ऐसे, तभी ये 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है और 3D स्ट्रक्चर का एक वॉल्यूम होगा और वो वॉल्यूम हम निकालते हैं बॉक्स ऑफ एबीसी से, तो कुछ वैल्यू आती। बट अगर ये सी वेक्टर इस प्लेन में आ जाए, यहां से उठा के इसको कर दो उस प्लेन में, ट्यूं डाल दो इसी प्लेन में, तो क्या इसका वॉल्यूम होगा कुछ? तीनों वेक्टर अगर एक प्लेन में आ जाए तो क्या कुछ वॉल्यूम बनेगा? नहीं बनेगा। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो अगर हमें 3 वेक्टर्स का कोप्लानरिटी चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे? उसका वॉल्यूम निकालेंगे, पैरेललेपाइड का वॉल्यूम निकालेंगे। समझ में आई बात? तो चलो नोट कर लो यहां पे, थ्री वेक्टर्स कैन बी कोप्लानर और कैनॉट बी। ठीक है, वो कोप्लानर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जब ये कोप्लानर होंगे तो उनका कंडीशन क्या होगा कि बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये क्या है बच्चों? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपाइड। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपाइड 0 होगा अगर वो तीनों एक ही प्लेन में होंगे। सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी को उठा के यहां से डाल दो उसी प्लेन में, ट्यूं, तो ये 3D स्ट्रक्चर फॉर्म ही नहीं कर पाएगा। यहां से डाल दिया ट्यूं, तो ये 3D स्ट्रक्चर फॉर्म ही नहीं कर पाएगा। जब ये 3D स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा तो उसका वॉल्यूम 0 होगा। तो ये कोप्लानरिटी चेक करने का तरीका है। समझ में आ गया बच्चों? तो इससे आप क्या चेक करोगे? अगर वेक्टर ए दिया हुआ है आपको, सपोज वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ऐसा दिया हुआ है। बी वेक्टर जो है वो दिया हुआ है आपको 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है। और सी वेक्टर आपको दिया हुआ है सपोज 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 12k कैप। ऐसे 3 वेक्टर दिए हैं। अब तीनों कोप्लानर है कि नहीं है इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? ए क्रॉस बी कर दो डॉट सी कर दो, या फिर बी क्रॉस सी कर दो डॉट ए कर दो, या फिर सी क्रॉस ए कर दो डॉट बी कर दो, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर में ही चलोगे, ठीक है। ए क्रॉस बी डॉट सी कर दो, या फिर बी क्रॉस सी डॉट ए कर दो, या सी क्रॉस ए डॉट बी कर दो। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी,
अगर आपको डाउट हो बच्चों तो ऐसे लिख लिया करो इसको, ABC को ABCAB, ठीक है, ऐसे लिख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ABC ऐसे लिखो, ABC देखो लिखा हुआ है, BCA लिखा हुआ है, CAB, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं बच्चों कि वेक्टर जो है वो कोप्लानर है कि नहीं। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, और डॉट प्रोडक्ट बता चुका हूं। तो यहां से एक कोई वेक्टर आएगा, ये वेक्टर आएगा, और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक वैल्यू होती है, वही इसका वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम 0 आ जाए तो समझ जाना तीनों वेक्टर कोप्लानर है। अब बच्चों अगर आपसे पूछ दे कि आपके पास 4 वेक्टर है, सपोज 4 वेक्टर गिवन है ABCD, अब ये कोप्लानर है कि नहीं है तो क्या करोगे? 3 वेक्टर का तो आपने बताया मुझे सर, बट 4 वेक्टर आ गए तो क्या करोगे? तो आप क्या करना, ABC का कोप्लानरिटी चेक करना, फिर BCD का चेक करना। तो अगर ABC एक प्लेन में है और BCD एक प्लेन में है, देखो 2 वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन में होते हैं, अगर तीसरा भी उस प्लेन में है, फिर 2 वेक्टर किसी को उठा लो, उसका तीसरे के साथ देख लो। तो ये अगर तीनों एक प्लेन में है और ये भी तीनों एक प्लेन में है, तो क्या हम बोल सकते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट कि A, B, C और D सब एक प्लेन में है, ठीक है। तो अगर 4 वेक्टर का आपको बोल दिया कि चेक करने के लिए कि कोप्लानर है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट 3 वेक्टर या कोई 3 वेक्टर ले लो, फिर उस एक वेक्टर को छोड़ देना, दूसरा वेक्टर ले लेना, ठीक है, ऐसे कर लेना। फर्स्ट 3 वेक्टर लेना, उसके बाद वाला 3 वेक्टर लेना। अगर ये दोनों में वॉल्यूम 0 आता है, यहां भी वॉल्यूम 0 आता है, तो इसका मतलब है कि वेक्टर A, B, C एंड D इज कोप्लानर। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, नोट कर लो, मिटाता हूं इसको। अब पढ़ते हैं बच्चों कोसाइन लॉ। बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, ये ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ना है अपने को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। बताता हूं इसके बारे में। जैसे आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज दिस इज ट्रायंगल, इसका ये साइड है बच्चों A, ये है B, ये है C, और ये एंगल A है, दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल C। सपोज कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अगर आपको A, B, C तीनों पता है तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो, एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों निकाल सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड आपको पता है तो आप एंगल, उस ट्रायंगल के किसी भी एंगल को निकाल सकते हो। तीनों साइड पता है तो कोई भी एंगल निकाल सकते हो। देखते हैं बच्चों कैसे, तो इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। cos A, देखो A एंगल निकाल रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि A एंगल निकाल रहा हूं तो उसके दोनों बगल वाले B और C के बारे में लिख देना है आपको, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और फिर लिखना है A को A स्क्वायर अपॉन BC को लिखा था उसी को 2BC कर देना, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, cos A एंगल निकाल रहा हूं, मुझे क्या पता है, ABC पता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, A निकालना है तो B और C को लिखो, A निकालना है तो B और C को निकालो। A कौन सा एंगल है बच्चों, A के सामने वाला एंगल। B कौन सा एंगल है, स्मॉल b के सामने वाला, B साइड जो है उसके सामने वाला एंगल। फिर ये C जो एंगल है ये कौन सा है, C के सामने वाला एंगल, ठीक है। cos A निकालना है तो B और C को लिखो, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लिख दिया। अब A को लिखो माइनस A स्क्वायर, माइनस में जो होगा वो ये वाला A के सामने वाला होगा अपॉन 2BC, ठीक है। अब cos B को लिख के दिखाओ इसी तरह, cos B लिखेंगे तो B जो होगा वो माइनस में आएगा, तो लिख दो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। थोड़ा लॉजिकल है, समझ लेना। cos C लिखोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB, ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ। अब बताओ बच्चों, A पता है हमें, B पता है, C पता है, तो क्या A निकल सकता है? यस निकल सकता है, B भी निकल सकता है, C भी निकल सकता है, ठीक है। कितना जबरदस्त ये लॉ है, ये रूल है। ABC अगर आपको पता है तो कोई भी एंगल निकाल सकते हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई एंगल पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, B और C के बीच का एंगल पता है, या C और A के बीच का एंगल पता है, या A और B के बीच का एंगल पता है, तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों, चलो।
यहां पे देखते हैं, प्रूफ शुरू करते हैं। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर ए के सामने वाला एंगल ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये तीनों सेम ऑर्डर में, देखो साइक्लिक ऑर्डर में, नदी का फ्लो कहीं ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, और ये साइक्लिक ऑर्डर में है। तो मैंने बताया था कि पॉलीगॉन लॉ से क्या होता है, पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है बच्चों कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 होगा। कैसे, देखो पॉलीगॉन लॉ में मैंने बताया था कि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला वेक्टर है उसका टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड, देखो दोनों ज्वाइन कर गया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में। अब हमें प्रूफ करना है कॉस ए का, तो जिसका प्रूफ करना, अगर ए का प्रूफ करना है बच्चों तो उसको उधर ले जाके रख दो। क्या कर रहा हूं मैं बता रहा हूं, ए का निकालना है, कॉस ए निकालना है, ए निकालना है, तो ए को उधर ले गए, बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो कैसे, दोनों का मॉड लगा दो, लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट का मॉड क्या होगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस। अब देखो थीटा पे थोड़ा ध्यान देना, थीटा पे ध्यान देना है। थीटा कौन सा लेंगे बच्चों, बी और सी के बीच का एंगल। ठीक है, तो बी कौन सा है, ये, और सी कौन सा है, ये। तो क्या ये एंगल ए ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखो यहां पर टेल से टेल का ज्वाइनिंग नहीं है। एंगल कौन सा लेते हैं बच्चों, दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा लेते हैं, जब टेल से टेल ज्वाइनिंग हो और स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं। तो देखो बी जो है वो ये है, सी जो है ये है, तो यहां पे देखो टेल हेड ज्वाइनिंग है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, टेल से टेल ज्वाइनिंग करना होगा हमें। तो बी वेक्टर को यहां से शिफ्ट किया, ट्यू शिफ्ट कर दिया, यहां पे ये शिफ्ट कर दिया। पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर का, कोई चेंजेस नहीं होता उसमें। तो अगर ये ए है बच्चों तो ये क्या होगा, 180 माइनस ए होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो वेक्टर सी का टेल, वेक्टर बी का टेल, दोनों का टेल से टेल ज्वाइनिंग हो रहा है, और दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल, क्योंकि बड़ा वाला एंगल तो ये वाला होगा, तो स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो ये एंगल लेंगे। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, cos 180 माइनस ए लिख दिया। ये क्या होगा, ए हो जाएगा। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है वही माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों में, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हो गया बच्चों एक्सप्रेशन। अब देखो इसको लिखना शुरू करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अच्छा, अब यहां पे एक चीज ध्यान देना बच्चों, cos 180 माइनस ए जो है वो माइनस cos ए होता है कि cos ए होता है, इसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए मैं बताया था आपको बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पे ऐड शुगर टू कॉफी, यहां ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, यहां पे tan पॉजिटिव होता है, यहां पे कोसाइन पॉजिटिव होता है। तो ये देखो cos 180 माइनस ए किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये देखो ये 90 है और ये 90, 180 हुआ, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। 180 माइनस ए, 180 से थोड़ा सा कम, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पे क्या होगा, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यहां कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहां पे मैंने माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, ये हो गया कॉस ए इज इक्वल टू ए। तो मैंने उधर, मतलब ये अंडर रूट था, उधर मैंने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को मैं इधर लाया और 2bc कॉस ए को उधर ले गया, तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc कॉस ए। क्या कॉस ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2bc यहां से हटा के और यहां पे लगा सकता हूं, यस लगा सकता हूं। सो देखो कॉस ए इज इक्वल टू क्या आया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, प्रूफ हो गया बच्चों। चलो इसको कॉस बी को भी प्रूफ कर लेते हैं, फिर कॉस सी आप प्रूफ करना। अब बच्चों अगर मुझे प्रूफ करना है कॉस बी तो क्या करना पड़ेगा, मैंने जो बताया था, जिसको भी प्रूफ करना है उसको उधर ले जाके पटक दो। ठीक है, उसको उधर ले जाके रख दो। तो कॉस बी निकालना है तो बी को उधर ले जाओ, तो देखो
ए प्लस सी, बी को उधर ले गए तो माइनस बी। बस अब कुछ नहीं करना है, मॉड लगा दो दोनों तरफ, सिंपल, सब खत्म यहां पे। अब इसका मॉड क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac अंडर रूट ऑफ कॉस। यहां पे बस थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ए और सी के बीच का एंगल लेना है। तो ए ये हुआ, सी ये हुआ, ए ये हुआ और सी ये हुआ, बट यहां पे टेल से टेल का ज्वाइनिंग नहीं है तो सी को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे सी को हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब ये एंगल लेंगे, टेल से टेल का ज्वाइनिंग और स्मॉलेस्ट एंगल। बच्चों ये छोटी छोटी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये हुआ फिर ये हुआ, ये सब छोटी छोटी बात में आप गलती करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आपको सारे कंसेप्ट आ रहे हैं बट थोड़े बहुत ये सब मिस्टेक किए तो गलत हो गया। तो ये वाला एंगल लेना है बच्चों, दिस इज 180 माइनस बी। क्लियर है, ए और सी के बीच का, सी को मैंने यहां से शिफ्ट किया, ट्यों शिफ्ट कर दिया, तो ए और सी के बीच का टेल से टेल ज्वाइनिंग है और दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल, सो यहां पे एंगल होगा 180 माइनस बी। तो मैंने लिख दिया यहां पे 180 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस इज बी। ठीक है बच्चों, अब इस अंडर रूट को उधर ले जाओ तो हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। क्या मैं सही लिख रहा हूं, माइनस होगा, यस होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर को इधर ले जाओ, 2ac कॉस बी को उधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ac कॉस बी उधर जाएगा तो 2ac कॉस बी हो जाएगा बच्चों, और 2ac को नीचे लेते हो तो ये हो गया 2ac इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन आ गया, cos b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यहां देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब cos c के लिए आप क्या करोगे बच्चों, cos c के लिए आप क्या करोगे कि a प्लस बी प्लस सी यहां पे है तो c को उधर ले जाना, ठीक है। तो आपका यहां हो जाएगा a प्लस बी और यहां हो जाएगा माइनस सी। अब दोनों का मॉड कर देना, फिर आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, बहुत आसान है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड पता है तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो, बहुत जबरदस्त लॉ है, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होता है। तो मिटाओ बच्चों यहां पे, ठीक है। कॉस सी का आप खुद से निकालना। अब बच्चों मैंने आपको लैमिस थ्योरम में एक क्वेश्चन दिया था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे एल एम एन ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। अब ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बच्चों, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको लैमिस थ्योरम में, बट थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हम लिख सकते हैं एल एम एन से, उसका मैंने आपको प्रूफ करने के लिए दिया था। तो एल एम एन क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस किधर है, इधर, वाई एक्सिस किधर है, इधर, बट जेड एक्सिस आपकी तरफ है, मैंने ऐसा बना दिया है, बट जेड एक्सिस जो है वो टुवर्ड्स यू एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। कोई वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में नहीं है बच्चों, ये वेक्टर ऐसा है, सपोज कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसका एक्स में भी कंपोनेंट है, वाई में भी कंपोनेंट है और जेड में भी कंपोनेंट है, ठीक है। ये एंगल बना रहा है बच्चों एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। इसी को अगर मैं कॉस अल्फा लिखता हूं तो इसको बोला गया डायरेक्शन कोसाइन, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एम क्या है, कॉस बीटा, एन क्या है, कॉस गामा। सो दीज आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उसको हम लोग एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात। अब बच्चों यहां पे एक ध्यान देना, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लेता हूं यहां पे, ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लेता हूं, तो क्या ये ए कॉस अल्फा होगा, होगा, मैंने बताया प्रोजेक्शन का। ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ए कॉस अल्फा, ए का कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो यहां से ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, सो दिस इज ए कॉस बीटा होगा।
ए का कंपोनेंट ए ऐसे है, उसका कंपोनेंट जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो सपोज यहां पे क्या होगा बच्चों, ए कॉस गामा। तो ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए कॉस अल्फा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग ए कॉस बीटा है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग ए कॉस गामा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब बच्चों मैंने क्या बोला था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करना है। क्या मैं ए कॉस अल्फा को ए एक्स लिखता हूं? मैं ही नहीं, सब लोग लिखते हैं। ए कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स। ए एक्स का क्या मतलब होता है बच्चों? प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इसको क्या मैं ए वाई लिख सकता हूं? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस ए वाई। क्या मैं इसको ए जेड लिख सकता हूं? प्रोजेक्शन ऑफ ए, दिस इज ए कॉस गामा। ठीक है, ए कॉस अल्फा, ए कॉस गामा और ए कॉस बीटा इसके सबके बराबर होंगे। समझ में आई बात बच्चों? अब मैं बताओ, ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू अगर ए एक्स है तो कॉस अल्फा क्या होगा बच्चों? ए एक्स अपॉन ए होगा। उसी तरह कॉस बीटा क्या होगा? यहां देख लो, कॉस बीटा क्या होगा? ए वाई अपॉन ए। कॉस गामा क्या होगा? ए जेड अपॉन ए होगा। अब इसकी वैल्यू यहां पे डाल दो, क्योंकि एल किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस अल्फा को। तो कॉस अल्फा की वैल्यू तो निकल गई है, तो एल स्क्वायर क्या होगा? इसी को एल बोलते हैं बच्चों, इसी को एम बोलते हैं, इसी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर। एम स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर। एन स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर। अब ये सब का स्क्वायर करके प्लस कर दो, तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी आती है? तो देखो, ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे बोलो या एक तीसरे बोलो, इन तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सब परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या इसकी वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर होगी? यस होगी, अगर ए एक्स, ए वाई और ए जेड ये तीनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। समझ में आई बात बच्चों? ए एक्स, ए वाई क्या है? एक्स के अलोंग ए का प्रोजेक्शन। ए वाई क्या है? वाई के अलोंग ए का प्रोजेक्शन। ए जेड क्या है? जेड के अलोंग ए का प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये देखो कट गया एंड दिस इज 1। तो देखो प्रूफ हो गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां पे बच्चों वेक्टर का ये लास्ट क्लास था और यहां पे मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, जेईई लेवल का, नीट लेवल का, सब कुछ कवर कर दिया है। यहां पे वेक्टर में अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। तो दिल लगा के पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।